आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर राजनीतिक घमासान तेज। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी का दौर जारी। 27 जनवरी को देशव्यापी बैंक हड़ताल। शक्ति की अद्भुत साधना का केंद्र है मां चिंतपूर्णी का पावन धाम। शिमला रामपुर नेशनल हाईवे होगा 4 लेन। बर्फबारी से बड़ा पर्यटन, नगर निगम पूरी तरह तैयार। शिमला में मौसम ने ली अचानक करवट। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राजेश चांदना ने कहा कि हिमाचल जैसे बिजली उत्पादन करने वाले राज्यों में आम जनता को रिचार्ज खत्म तो बिजली खत्म की व्यवस्था में धकेलना सरासर अन्याय है। डॉक्टर राजेश चांदना ने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर को सुविधा के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में यह गरीबों, मजदूरों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सजा बनकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार और सीमित आय वाले परिवार पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते बिलों की मार झेल रहे हैं। ऐसे में अगर रिचार्ज खत्म होते ही बिजली काट दी जाएगी तो आम आदमी का जीवन और भी कठिन हो जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हिमाचल प्रदेश देश को बिजली देता है तब अपने ही राज्य की जनता को बिजली के लिए प्रीपेड सिस्टम के भरोसे क्यों छोड़ा जा रहा है। डॉक्टर राजेश चांदना ने कहा कि आज के समय में मूलभूत आवश्यकता बिजली है। पढ़ाई, इलाज, छोटे उद्योग, घरेलू कामकाज सब कुछ बिजली पर निर्भर है। ऐसे में अचानक बिजली बंद हो जाना आम परिवारों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि प्रीपेड स्मार्ट मीटर इतने ही फायदेमंद है तो सरकार को पहले इन्हें सरकारी दफ्तरों, सचिवालयों, मंत्रियों के आवासों और बड़े सरकारी भवनों में लगाना चाहिए। जब अधिकारी और मंत्री खुद इस व्यवस्था को अपनाएंगे और इसके प्रभाव को समझेंगे तभी जनता से इसकी उम्मीद करना उचित होगा। डॉक्टर राजेश चांदना ने आरोप लगाया कि सरकार बिना जनता से संवाद किए, बिना जमीनी हकीकत को समझे, केवल कागजी आंकड़ों और निजी संपत्तियों के दबाव में ऐसे फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस जन विरोधी फैसले को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। राजेश चांदना, प्रदेश प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी। आज एक गंभीर मुद्दा, आप बोलेंगे हर बार गंभीर ही होता है आपका मुद्दा, तो इस बार ऐसा ही मुद्दा लेके आपके बीच में मैं आया हूं। बिजली का मुद्दा सुनने में ही आ रहा है कि पूरे देश में धीरे धीरे जो हमारे यहाँ पहले डिजिटल मीटर्स लगे हुए थे वह बदल के स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो नेटवर्क बेस्ड मीटर्स हैं, जो नेटवर्क के थ्रू वाईफाई या जो भी नेटवर्क है सिम उसमें डलेगा और उसके थ्रू सीधा डाटा बिजली विभाग तक पहुंचाएगा। और इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे प्राइवेट ऑपरेटर्स, में भी बोर्ड भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी हो सकता है, बट ज्यादातर जो हमारे देश में विरोध दर्ज हो रहा है वह प्राइवेट प्लेयर्स के खिलाफ दर्ज हो रहा है। जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, इवन दिल्ली में भी, पंजाब में भी ये स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी धर्मशाला में, शिमला में ये मीटर्स लगने शुरू हो चुके हैं। मेरा आपसे ही सिर्फ ये कहना है कि ये जो मीटर्स हैं ये हमारे मूलभूत अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। हम ये कहते हैं हमारा मूलभूत, जो हमारी सब जनता बराबर है, सबके मूलभूत अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, ये सबके लिए सम्मान होने चाहिए, सबके अधिकार एक जैसे होने चाहिए। वह खिलवाड़ देखने में आ रहा है और अगर ये प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में गया तो वो शहरों की तरफ अपना नेटवर्क ज्यादा बनाएंगे और रूरल एरियाज को इग्नोर करेंगे, जैसे मोबाइल कंपनीज करती हैं वैसा ही होने वाला है। और जो रिचार्ज सिस्टम है वह बिजली में भी लागू हो जाएगा। जैसे आपका चार्ज खत्म, आपकी बिजली गुल, इस तरह से हालात आने वाले हैं। मैं केंद्र सरकार से गुहार लगाऊंगा कि जहां पे 80% जनता रूरल एरिया में रहती है हमारे देश में, आप इस तरह की
खिलवाड़ हमारे साथ ना करें। शक्ति की साधना और आस्था का प्रतीक हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध चिंतपूर्णी मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना रहता है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित यह पावन शक्तिपीठ न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि इस पौराणिक मान्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा इसे देश के प्रमुख देवी धामों में शामिल करती है। मान्यता है कि यह वही स्थल है जहाँ देवी सती के चरण गिरे थे, जिस कारण यह स्थान 51 शक्ति पीठों में गिना जाता है। यहाँ विराजमान देवी को मां चिंतपूर्णी कहा जाता है, जिनके बारे में विश्वास है कि वे अपने भक्तों की सभी चिंताओं को हर लेती है। इसी कारण देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुँचते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब राजा दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर देवी सती ने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया, तब महाकाल उनके पार्थिव शरीर को लेकर क्रोध और शोक में तीनों लोकों में विचरण करने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। ऐसी मान्यता है कि देवी सती के चरण ऊना जिले में गिरे, जहाँ आज भी चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर स्थापित है। माँ चिंतपूर्णी यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है। भक्त पूरे विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना करते हैं और नारियल चुनरी प्रसाद अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से माँ से जो भी प्रार्थना की जाती है वह अवश्य पूर्ण होती है। नवरात्रों के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कई श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए बोले सच्चे दरबार की जय के जयकारों के साथ मंदिर पहुंचते हैं। चिंतपूर्णी मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में भी शामिल है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति के साथ साथ हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लेते हैं। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। मां चिंतपूर्णी का धाम श्रद्धा, विश्वास और शक्ति का अनुपम संगम है। यहाँ आकर भक्त न केवल अपनी चिंताओं से मुक्ति की कामना करते हैं बल्कि मां के चरणों में मानसिक शांति और आत्मिक बल भी प्राप्त करते हैं। तेरे जई मां होवे मेरे तेरा लाल मां होवे मेरे तेरा लाल वो डोल दे नहीं अब वो बोल दे डोल दे नहीं अब वो डोल दे नहीं अब वो बोल दे नहीं वो जिना रखिया तेरे ते यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आज 27 जनवरी 2026 को देश भर में एक दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी बैंक हड़ताल आयोजित की गई। इस हड़ताल में देश के 4 अधिकारी संगठनों और 5 कर्मचारी संगठनों से जुड़े 8 लाख से अधिक बैंक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। हड़ताल के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित अन्य बैंकों का कामकाज प्रभावित रहा, जिससे आम बैंक ग्राहकों को एक बार फिर असुविधा का सामना करना पड़ा। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मुख्य कारण बैंकिंग क्षेत्र में लंबे समय से लंबित 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग है। यूनियन का कहना है कि बैंक कर्मचारियों पर लगातार कार्यभार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा। हड़ताल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी, निजी और सहकारी बैंकों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी शामिल रहे। हड़ताल के समर्थन में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राज्य स्तरीय प्रदर्शन आयोजित किया गया। डीसी ऑफिस शिमला के बाहर प्रदर्शन का आयोजन किया गया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान धरना प्रदर्शन को विभिन्न बैंक यूनियनों के राज्य स्तरीय नेताओं ने संबोधित किया। यूनियन नेताओं ने कहा कि बढ़ते जिम्मेदारियों के कारण कर्मचारियों पर मानसिक और शारीरिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद 5 दिवसीय कार्य सप्ताह जैसी बुनियादी मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। कर्मचारियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सरकार और बैंक प्रबंधन द्वारा सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
Our struggle right path. Bank Employees Federation Zindabad. Bank Employees Federation Zindabad. NRBW march on. I walk march on. UAPU के सभी constituents march on. साथियों, हमारी नेशनलाइजेशन से लेकर के नेशनलाइज ही नहीं लेकिन देश की आज़ादी से लेकर के आज तक जितने भी हमारे संघर्ष हुए हैं वो आम जनता को फोकस में रखे हुए हैं। बहुत कम मौका ऐसा हुआ है कि बैंकों को अपने मांगों को लेकर के सड़कों में उतरना पड़ा है। आज तक जितनी भी हमने स्ट्रगल्स और संघर्ष किए हैं वो देश की इकोनॉमी के लिए, आम जनता की जो समस्याएं हैं या जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज और उसका जो पब्लिक सेक्टर का हमने जो करेक्टर मेंटेन करके रखा है बैंकों का, उसके लिए संघर्ष बहुत किए हैं। लेकिन बहुत मेरा 40 साल का बैंकिंग का तजुर्बा है, बहुत कम ऐसे संघर्ष थे जो कि हमें अपनी मांगों को लेकर के करने पड़ रहे हैं। ये जो संघर्ष है ये पहला ऐसा संघर्ष है कि इसमें एक ही मांग हमारी है और वो 5 डे बैंकिंग को लेकर के, वो इसके लेकर के पूरे हिंदुस्तान के बैंकों में बहुत आक्रोश है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि 2015 से लेकर के ये हमारी मांग लंबित है केंद्रीय सरकार के पास। और बाईपार्टाइट 12th बाईपार्टाइट में जो ये समझौता हुआ था उसमें ये जॉइंट नोट का हिस्सा था कि जो बैंकिंग जो चारों जो ये शनिवार है वो छुट्टी रहेगी। और ये छुट्टी हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें कोई काम का से कोई हमें समस्या है। हमने ये कहा है सरकार को कि 40 मिनट प्रतिदिन हम एक्स्ट्रा बैठने के लिए तैयार हैं। और ये जो मांग है ये कोई हमारी आइसोलेशन में नहीं है। बैंकर्स टू एवरी बैंक, जिसे आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक में 5 डे बैंकिंग है। नाबार्ड जो उसकी इकाई है उसमें 5 डे बैंकिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी केंद्रीय कार्यालय हैं सभी में 5 डे बैंकिंग होती है। जितनी भी ट्रेजरी बिजनेसेस की काम है वो 5 डे बैंकिंग सब जगह है। और हमारा ये अधिकार है। और हमने जो वो पहले जो 2nd और 4th सैटरडे भी हमारा जो छुट्टी हुई थी फुल डे, उसके लिए भी हमने जो हमारे सैटरडे होते थे हाफ डे होता था वो हमने सरेंडर किया था। उस एवज में हमें जो है 2nd और 4th सैटरडे की छुट्टी हुई थी। इस बार भी क्योंकि हमारे लिए जो बाईपार्टाइट है वो उसकी हमारे सैंक्टिटी ये है कि बाईपार्टाइट ये पहला ये समझौता है 12th बाईपार्टाइट के, उसमें जो एग्री हुए वो मसले भी हैं वो आज भी 2023 से केंद्रीय सरकार के पास लंबित है। आईबीए और हमारे बीच में जो जॉइंट नोट्स साइन हुआ है उसको लगभग जो है 2 साल से ऊपर का समय हो गया है। और हमारा अगला जो बाईपार्टाइट है नवंबर 27 में ड्यू है। और हमारे जो अभी रेजिड्यूल इश्यूज है 12th बाईपार्टाइट के वही सेटल नहीं हो रहे हैं। इस बात को लेकर के तमाम हिंदुस्तान के अधिकारी और कर्मचारी में बहुत रोष है। और आईबीए की तरफ से ये अनुमोदित है। 2024 में मार्च में ये अनुमोदन के बाद चला गया था सरकार के पास, लेकिन अभी तक उसके ऊपर सरकार उसका फैसला नहीं किया है। ये बहुत हमारे लिए बहुत आहत की बात है। अभी हमारी ये एक दिन की हमने 2025 में भी 2 दिन की हड़ताल का हमने आह्वान किया था। लेकिन उस वक्त केंद्रीय सरकार की तरफ से ये हमें आश्वासन दिया था कि ये जो आपकी डिमांड है वो एक्टिव कंसिडरेशन में सरकार के पास है। लेकिन 1 वर्ष से ऊपर का समय हो गया हुआ है, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है। और अभी भी हमारा सरकार में जाने से पहले भी हमारी जो आईबीए के साथ वार्ता हुई थी उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने इसको एक्टिवली उसको रिकमेंड करके केंद्र सरकार के पास इसको भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम ने करवट ले ली है। राज्य में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि कई क्षेत्रों में भारी बारिश बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी शिमला में भी दिन भर बादल छाए हुए हैं और ठंड में इजाफा दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छी बर्फबारी दर्ज की गई। लाहौल स्पीति जिले के गोंतला में सर्वाधिक 22.0 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कुकुम सेरी में 21.3
सेंटीमीटर, कोठी में 20.0 सेंटीमीटर, कोकसर में 19.0 सेंटीमीटर, हंसा में 15.0 सेंटीमीटर और केलांग में 12.5 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। वहीं किन्नौर जिले के कल्पा में 5.5 सेंटीमीटर, सांगला में 1.8 सेंटीमीटर और चंबा जिले के जोत में 1.0 सेंटीमीटर बर्फ गिरने की सूचना मिली है। बारिश की बात करें तो चंबा जिले के सैलूनी में 9.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि मनाली में 6.0 मिलीमीटर और तीसा और सेवबाग में 1.0 मिलीमीटर, सराहन में 0.7 मिलीमीटर और रामपुर में 0.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार अगले 6 घंटों के दौरान किन्नौर, लाहौल स्पीति तथा चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिले के ऊंचे इलाकों में कई स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के मैदानी और कम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि मध्य और उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 28 जनवरी को भी कुछ उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी जारी रह सकती है। इसके अलावा 29 जनवरी को मौसम साफ रहने और धूप खिलने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। 30 जनवरी को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार है। इसके प्रभाव से 30 और 31 जनवरी तथा 2 फरवरी को प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। वहीं 1 फरवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के कई स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम के इस बदले मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बर्फबारी की शुरुआत और मौसम के बदले मिजाज को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि अच्छी बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए देश के दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं, जिससे पिछले वर्षों की तुलना में इस बार पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि भी देखी जा रही है। महापौर ने कहा कि बर्फबारी के दौरान वाहनों का संचालन कठिन हो जाता है। कई बार बाहरी राज्यों से आए पर्यटक अपने वाहन सड़कों के दोनों ओर खड़े कर देते हैं, जिससे अगले दिन शहर में यातायात जाम की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने सभी पर्यटकों से अपील की है कि वे केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि नगर निगम शिमला द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संभावित बर्फबारी और खराब मौसम को देखते हुए नगर निगम पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सड़कों की सफाई और बर्फ हटाने के लिए जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बन सके और स्थानीय लोगों व पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। महापौर सुरेंद्र चौहान ने शिमला आने वाले पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों से सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने का भी विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शिमला की प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए नागरिकों व पर्यटकों का सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बर्फबारी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सभी वार्ड पार्षदों के साथ बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में बर्फबारी के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं जैसे सड़कें बंद होना, फिसलन, पानी और बिजली आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और उनके तत्काल समाधान की रणनीति भी तैयार की गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको बर्फबारी हुई इसका सबको बहुत बहुत बधाई। 3 साल के बाद, तीसरे साल के बाद इस बार शिमला में अच्छी बर्फबारी हुई है और आगे भी उम्मीद है कि बर्फबारी होगी। बर्फबारी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी आती है जो थोड़ी परेशानी और लेके भी आती हैं। इस तरह का जैसे कि हरा रास्ता ख़राब होना, बंद होना, बर्फ़ की वजह से ट्रैफिक की समस्या आना, बिजली की समस्या आना, तो ये समस्या भी बर्फ़ के साथ आती है। तो हम इससे निकल के आए बाहर और मैं अपने कर्मचारी और हमारा जो स्टाफ है, फील्ड का स्टाफ है और जो हमारा मशीनरी चलाने वाले एम्प्लॉइज़ है, कर्मचारी है, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, जिसमें लगभग एक जिम्मेवारी हमारे ऊपर 26 जनवरी की भी थी, जिसको लेकर के 23 तारीख को या बर्फबारी हुई, तो 23 तारीख के या 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक हमारे कर्मचारी और हमारे जो और मशीनरी जो चलाते हैं, रोबोट और मशीनरी जेसीबी चलाने वाले, उन्होंने भरपूर रात दिन मेहनत की और काम किया और इसको एक सफलतापूर्वक हमने 26 जनवरी का प्रोग्राम भी किया। इसके साथ साथ ही हमारे जो शिमला के अलग वार्ड्स में जहाँ रास्ते बंद पड़े रहते, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी हॉस्पिटल्स थी। हॉस्पिटल चाहे कमला नेहरू हॉस्पिटल था, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल था, हमारे चमियाना का हॉस्पिटल था, सबसे ज़्यादा
इमरजेंसी जो है उन रोड को खोलने की प्राथमिकता थी, जिनको हमने समय रहते सब साथ के साथ हमने खोला भी और उनको सुचारू रूप से सड़कें भी खोली। और इसके अलावा साथ जहाँ जहाँ वार्ड्स के अंदर हमारे जो रोबोट के छोटी छोटी मशीनरी है, जो हमारे छोटे रोबोट भी है, उनको भी हमने लगाया और उसके सारे मैक्सिमम जो रोड है वो हमने खोल दिया। कुछ हमने लेबर भी हायर की थी, लगभग 120 लोग हमने कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से किया था। जहाँ हमारी गाड़ी नहीं जाती है, रोबोट नहीं जाते हैं, तो उनको हमने लेबर के माध्यम से भी मैक्सिमम रोड को खुलवा दिया। देखिए आज और कल जैसा कि मौसम विभाग के द्वारा जानकारी है कि बर्फ़बारी होनी है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। और बर्फ़ का पड़ना एक शुभ संकेत माना जाता है, ऐसा अच्छा माना जाता है। अच्छी फसल हो, सभी बागवान, मजदूर, किसान, बागवान सबके लिए ये बर्फ़ का पड़ना शुभ संकेत है। और इस ज़मीन पे सभी किसानों को भी, बागवानों को भी फ़ायदा रहता है। और आगे गर्मी में हमारे पानी की कमी ना रहे, इसके लिए बर्फ़ का पड़ना बहुत अच्छा। और अगला मौसम जो है, सर्दी अच्छी बरसेगी तो आगे बरसात और गर्मी भी ठीक पड़ती है। बस आए हैं मामले कुछ, जैसे सूखे पेड़ों का, और जैसे उनके टहने गिर जाते हैं, तो टहने के टूटने से कई जगह हमारे अभी पिछले हमें जब हमारी बर्फ़ पड़ी थी 23 तारीख को, तो उसमें कई जगह पेड़ भी गिरे हैं, जो सूखा पेड़, उसके बड़े बड़े टहने गिरे, तो उसकी वजह से लाइट भी गई है। कुछ जगह लो वोल्टेज की प्रॉब्लम भी थी जहाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोशिश ये रहेगी हमारी कि जहाँ सूखे पेड़ों का है, तो मैं, क्योंकि डिज़ास्टर एक्ट भी लगा है, एसडीएम को भी मैं लिखूँगा कि जहाँ आपके लगता है कि जल्द इस पेड़ को निकालना चाहिए, या सूखा पेड़ है इसको निकालने में ज़रूरी है, तो उसको मैं पत्र के माध्यम से उनको भी दूंगा जानकारी कि जहाँ जहाँ निकल सकते हैं सूखे पेड़, खासकर ड्राई पेड़ जो डेंजरस लग रहे हैं, तो बर्फ़ की वजह से कह देना कि जान माल का नुकसान ना हो, या खंभे बिजली प्रभावित ना हो, तो उसके बारे में मैं लेटर भी लिखूंगा उनको, चिट्ठी भी के माध्यम से कुछ जानकारी दूंगा। क्योंकि 152 के तहत उनको आजकल पावर्स है, क्योंकि नगर निगम के पास थोड़ा सा लंबा लेंथी प्रोसेस रहता है, तो ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल, आज मैंने बैठक भी बुलाई है अभी बर्फ़ को लेकर के भी, और कहाँ हमारे जो मशीनरी है कहाँ खड़ी करनी, कैसे करनी है, उसका बारे में मैं भी बैठक भी बुला रहा हूँ, सबसे उनसे बात भी कर रहा हूँ। बात होती है, हमारे टोल फ्री नंबर भी मैं चाहूँगा कि हमारे जो कंसर्निंग जेई है, वैसे हर वार्ड के जो हमारे पार्षद हैं वो सभी लोग उस पर खुद भी अवेयर रहते हैं, वो अपने लेबर के माध्यम से काम भी करवाते हैं, और जो हमारे पास अपनी लेबर भी है, उसके अलावा हमने लेबर हायर भी की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि हम जल्द से जल्द रास्तों को खोलें। पिछले दिसंबर से हमारा विंटर कार्निवाल जब शुरू हुआ, कार्निवाल के समय में भी टूरिस्ट के पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब जब 23 तारीख से बर्फ़ पड़ी है तो बहुत ज़्यादा पर्यटक आए, और अच्छी बात है शिमला की सुंदरता और उसको निहारने के लिए, क्योंकि पर्यटन एक हमारा मेन, सरकार का भी एक मेन व्यवसाय के तौर पर इसको हम देख रहे हैं कि इसमें जीएसटी और दूसरी चीज़ें, सरकार की आय भी बढ़ती है। साथ के साथ हमारे पर प्रेशर ज़्यादा भी पड़ता है, क्योंकि शिमला पर्यटन नगरी के साथ साथ यहाँ का फुटफॉल भी बढ़ जाता है। तो लाखों की संख्या में जब यहाँ टूरिस्ट आता है तो उनको सेवाएं देना, उनकी गाड़ियों की करना, पार्किंग की सुविधा देना, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास इतनी लाखों की संख्या में जब गाड़ी आएगी तो पार्किंग की सुविधा भी कम है। तो जितनी है उसको हम कोशिश ये करते हैं। हमने रिस्ट्रिक्टेड रोड्स को भी खोला था इस बार, हमने पुलिस विभाग के साथ मीटिंग की थी कि जहाँ पर आप गाड़ी खड़ी कर सकें, क्योंकि पिछले दिनों हमारे पास ये समस्या आई कि पर्यटक बाहर से आए तो गाड़ियाँ जो है दोनों साइड लग गई, जिसका खामियाजा जो है अगले दिन ट्रैफिक जैम से हुआ। तो वो थोड़ी सी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो गाड़ी लगे तो उसको प्रॉपर सिस्टम से एक साइड लगनी चाहिए गाड़ी, दोनों साइड गाड़ी लगेगी तो वो अगले दिन जो है जाम लग जाता है। शिमला से रामपुर को छोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में तब्दील करने की बहुप्रतीक्षित योजना अब
जल्द ही धरातल पर उतरती नजर आ रही है। प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के पहले चरण के सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। हाईवे का ट्रैफिक सर्वे पूरा कर इसकी विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दी गई है, जिससे इस महत्वपूर्ण परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है। यह प्रस्तावित 4 लेन वर्तमान में निर्माणाधीन परमाणु शिमला 4 लेन से जुड़ेगा, जिससे न केवल शिमला और रामपुर के बीच यात्रा सुगम होगी, बल्कि किन्नौर, जिला और चीन सीमा तक संपर्क और अधिक मजबूत होगा। इस सड़क का रणनीतिक और सामरिक महत्व भी काफी अहम माना जा रहा है। प्रस्ताव के तहत ढली से रामपुर तक लगभग 119 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे को 4 लेन में बदला जाएगा। लोक निर्माण विभाग के NH डिवीजन द्वारा कराई गई ट्रैफिक सर्वे के अनुसार फिलहाल इस मार्ग पर प्रतिदिन 10,000 से कम वाहन चल रहे हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में यातायात में भारी इजाफा होने की संभावना है। विशेषज्ञ के अनुसार कैथली घाट ढली 4 लेन के निर्माण के बाद इस मार्ग पर यातायात का दबाव तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस हाईवे का 4 लेन होना जरूरी माना जा रहा है। परियोजना के तहत ठियोग के पास टनल निर्माण की भी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा विभिन्न संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में फ्लाईओवर और छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा। हालांकि यहाँ कितनी लंबी टनल और कितने फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, इसका विस्तृत विवरण DPR तैयार होने के बाद ही सामने आएगा। शिमला से रामपुर तक प्रस्तावित यह 4 लेन ढली के पास परमाणु शिमला 4 लेन से जुड़ेगा। परमाणु शिमला 4 लेन का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है, जबकि ढली से कैथली घाट तक करीब 27 किलोमीटर लंबे 4 लेन का लगभग 50% कार्य NHAI द्वारा पूरा कर लिया गया है। इस हिस्से को 2027 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ढली से रामपुर तक 4 लेन निर्माण को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहले ही मंजूरी के संकेत दे चुके हैं। इस संबंध में उन्होंने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को पत्र लिखकर परियोजना को आगे बढ़ाने की बात कही थी। प्रदेश सरकार भी इस परियोजना को लेकर गंभीर नजर आ रही है। इसी कारण ट्रैफिक सर्वे पूरा कर रिपोर्ट केंद्र को भेज दी जाएगी। यह हाईवे किन्नौर होते हुए चीन सीमा तक जाता है। ऐसे में इसका रणनीतिक महत्व भी काफी बढ़ जाता है। सीमा क्षेत्रों तक तेज और सुरक्षित पहुंच के लिए यह 4 लेन भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के NH डिवीजन के अधीक्षण अभियंता रतन शर्मा ने बताया कि ढली से रामपुर तक 4 लेन बनाने को लेकर इस हाईवे का ट्रैफिक सर्वे पूरा कर लिया गया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय को भेज दी गई है। 4 लेन बनने से न केवल यात्रा समय में कमी आएगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। शिमला, ठियोग, रामपुर और किन्नौर जैसे क्षेत्रों में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को ताजी बर्फबारी की सौगात दी। सुबह से ही शहर में हल्की बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन कुछ ही देर बाद शिमला के प्रसिद्ध रिज मैदान पर बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे वहां मौजूद पर्यटकों, स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बर्फ के गिरते फाहों के साथ ही रिज मैदान पूरी तरह सर्द और मनमोहक नजारे में तब्दील हो गया। अचानक शुरू हुई बर्फबारी ने पूरे वातावरण को और भी आकर्षक बना दिया। पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए रिज मैदान पर जमा हो गए और मोबाइल कैमरों में इस खूबसूरत पल को कैद करते हुए नजर आए। चंडीगढ़ से शिमला घूमने आए पर्यटकों ने बताया कि वे सुबह से ही मौसम में बदलाव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें इतनी शानदार बर्फबारी की उम्मीद नहीं थी। युवा पर्यटकों का कहना है कि यह अनुभव उनके लिए बेहद खास है। कई पर्यटकों ने बताया कि यह उनके जीवन की पहली बर्फबारी है, जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। पर्यटकों के मुताबिक अचानक हुई बर्फबारी ने उनके सफर को और भी यादगार बना दिया है। रिज मैदान पर गिरते बर्फ के फाहों के बीच पर्यटकों ने हंसी मजाक करते हुए तस्वीरें और वीडियो बनाई। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इस ताजा बर्फबारी से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिला है, बल्कि किसानों और बागबानों के लिए भी राहत की खबर है। लंबे समय से सूखे मौसम के कारण फसलों और विशेष रूप से सेब के उत्पादन पर खतरा मंडराता जा रहा था। बर्फबारी से नमी मिलने के बाद अब बागबानों में अच्छी उम्मीद जगी है और आने वाले समय में इसका सकारात्मक असर फसलों पर भी देखने को मिलेगा। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि हाल
हाल के दिनों में पर्यटन उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शिमला की पहचान ही बर्फबारी से जुड़ी है और जब राजधानी की वादियां सफेद चादर में लिपट जाती है तो उसका नजारा देखने लायक होता है। हालांकि प्रशासन ने पर्यटकों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। कुल मिलाकर शिमला में हुई यह ताजी बर्फबारी पर्यटकों के लिए रोमांच, किसानों के लिए उम्मीद और पर्यटन उद्योग के लिए नई ऊर्जा लेकर आई है। बढ़िया लग रहा है जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ जी, सारे फ्रेंड आए हैं, हम इकट्ठे आए हैं, स्टार्ट हुए हैं, काफी देर से वेट कर रहे थे, हमको स्नोफॉल होना है। सवेरे से भीग रहे हैं तो ऊपर वाले ने सुबह से वेट कर रहे हैं, अब काफी फील आ रहा है। इतना सोचा नहीं था कि इतनी बर्फ पड़ेगी एकदम से ना। फॉल देखे यहाँ पे, फील ले, मजा ले, यहाँ सब कुछ बेस्ट है, बहुत बढ़िया है और मजे लिए यहाँ पे सारे। हम चंडीगढ़ से आए हैं। बिल्कुल जी, याद रहेगा, बहुत याद रहेगा। ये स्नोफॉल में पहली बार एक्सपीरियंस है, बहुत तेज हवा है, ठंड है, बारिश है, एक साथ सब कुछ है, मजे ले रहे हैं जी बस। चंडीगढ़ से है मैम, फुल फील आ रही है मैम। एक्चुअली इतना सोचा नहीं था जितनी बर्फ पड़ चुकी है, मतलब फुल फील है। ये हमारा फर्स्ट टाइम है शिमला, मतलब बड़ा अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी क्राउड है, मतलब पता लग रहा है कि हाँ मज़ा आ रहा है। यस मैम, नेक्स्ट जब भी स्लोप होगा ज़रूर आएंगे नेक्स्ट टाइम दोस्तों के साथ। बस मैसेज यही है मैम, थोड़ा रास्ते में सेफली आएँ, थोड़ा बारिश भी हो रही है बीच बीच में, मतलब ध्यान रखें और बच्चों को ना लाएं। कहाँ से? मैम मेरा नाम गौरव है, आई एम अ डीलर देयर। और जैसे कि मैम पूछ रहे हैं कि ठंड का कैसा मज़ा आ रहा है, तो ठंड का मज़ा बहुत आ रहा है, बिकॉज दिस स्नोफॉल वॉज लॉन्ग अवेटेड। और हमारी शहर की, मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट की पूरी इज्जत बच गई। एंड नाउ दैट वी हैव सच गुड स्नोफॉल, अब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज रिचार्ज हो गए, हमारे बागवानों के चेहरों पे हंसी आ गई और मुझे लगता है टूरिज़्म को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। हमारे शहर का जो कहते हैं ना हिल्स क्वीन का जो चार्म है वो वापस आ गया है। तो वी आर रियली हैप्पी फॉर दिस स्नोफॉल। मतलब स्नोफॉल का एक बड़ा एक ऑथेंटिक सा जो माहौल बना हुआ है। और ये गैदरिंग जो होती है ना मैम, जिसे कहते हैं ना, जैसे हम आपने कहा आग सेक रहे हैं, तो दिस इज़ एक्चुअली लोगों को करीब आना, साथ में गप्पे मारना, आग सेकना, फुर्सत के पल एंजॉय करना। आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ये ऑथेंटिक हैं। टू यू नो इट रिलेट्स टू द विलेज लाइफ, आई गेस।